हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसेस। इसके जनरल फीचर्स, इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि अगर आप पहले वो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि हमें इसके सिस्टम्स पढ़ने के लिए इसके पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम इसका थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेलेनोग्लॉसेस के अपने जनरल फीचर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेलेनोग्लॉसेस जो है एक मराइन एनिमल है। ये जो है आपको सी शोर्स, कोस्ट लाइन्स पे ज़्यादा मिलेगा, और ये जो है एक यू शेप बरो बना के रहता है। और इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ द प्रोबोसिस, मिडल वन इज़ द कॉलर एंड द लास्ट वन इज़ द ट्रंक। इसका जो प्रोबोसिस है उसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि है एक पेरिकार्डियम है, ग्लोमेरुलस है, और हमारा हार्ट है। बकल डाइवर्टिकुलम भी इसी में आता है। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पहला जो हमारा इसका फीचर है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो इसमें होता है वो स्ट्रेट होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे एंड होता है। अब इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हमारे अंदर भी कंप्लीट ही होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। Its anterior opening, the mouth is wide and circular and situated on the ventral side in a groove between proboscis stalk and collarate. इसकी जो एंटीरियर ओपनिंग यानी कि जो इसका माउथ है वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी वाइड सा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। अब वेंट्रल साइड क्या होती है आप लोग को पता ही होगा, वेंट्रल और डॉर्सल के बीच में डिफरेंस। जो इसका पार्ट, जो हमारे वॉर्म का पार्ट जो क्रीप करता है ग्राउंड पे, यानी कि इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है इसका वेंट्रल साइड, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है डॉर्सल साइड। होप द डिफरेंस इज क्लियर। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका माउथ जो है इसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। ये होता है, ये एक ग्रूव होता है जो कि प्रोबोसिस स्टॉक और कॉलरेट के बीच में प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस स्टॉक और कॉलरेट, इसके बारे में हम जो है अपने पिछले वीडियो में, यानी कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले जाके आप वो वीडियो देख लिए, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। Between the mouth and anus, the alimentary canal can be distinguished into following regions, that is buccal tube, pharynx, esophagus and intestine. अभी हम इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में अपनी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Their walls are composed of ciliated lined externally by basement membrane and devoid of muscle fiber. इसकी जो वॉल होती है, इसकी अंदर वाली जो वॉल होती है, इसके एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वो जो है वो सीलिया से लाइंड होती है, यानी कि बहुत इसका ब्रश टाइप के, जो इसकी वॉल होती है वो ब्रश टाइप की होती है। टूथब्रश देखा है आपने, उसी तरह की वॉल इसकी भी होती है। इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि बेलेनोग्लॉसिस के बाहर भी बहुत सीलिया प्रेजेंट होता है और अंदर भी बहुत सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे सीलिएट्स का फीचर है, यानी कि ये भी हमारा एक तरह से सीलिएट ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नली इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर होती है, और इसमें जो है इसकी वॉल में जो है मसल फाइबर नहीं पाए जाते हैं। दिस इज़ डिवॉइड ऑफ मसल फाइबर। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा माउथ। बेलेनोग्लॉसिस के माउथ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ वाइड गैप एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस लाइंग वेंट्रली बिटवीन कॉलरेट एंड द प्रोबोसिस स्टॉक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो है एक वाइड गैप है जो कि प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, लाइंग वेंट्रली बिटवीन कॉलरेट एंड द प्रोबोसिस स्टॉक। वेंट्रल, इसके वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, कॉलरेट और प्रोबोसिस स्टॉक के बीच में। According to Knight Jones, it can be closed and open and does not remain permanently open.
तो एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जिनका नाम था नाइट जोन्स, ये जो है अपने माउथ को फ्लेक्स कर सकता है, यानी कि खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। इसका माउथ जो है वो परमानेंटली ओपन नहीं रहता है, जैसे कि हम लोग भी तो कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने माउथ को फ्लेक्स कर सकती हूँ, तो इसी तरह से ये भी अपने माउथ को ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है। द माउथ इज प्रोवाइडेड विथ 2 सेट्स ऑफ मसल फाइबर, द रेडियल फाइबर टू ओपन इट एंड द कंसेंट्रिक फाइबर टू क्लोज इट। इसमें जो है दो टाइप के, इसके माउथ में दो टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं। पहला है हमारा रेडियल फाइबर, जो कि इसके माउथ को ओपन करने में, इसके माउथ को खोलने में हेल्प करता है, और दूसरा है हमारा कंसेंट्रिक फाइबर, जो इसको क्लोज करने में हेल्प करता है। द माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं बकल कैविटी की तरफ। ये देखिए, डायग्राम को देखते चलिएगा साथ में, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि बायोलॉजी में तो यही होता है ना कि हमको हर चीज़ अपनी जो है वो डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करनी होती है, तभी हमको मार्क्स मिलते हैं। बिना डायग्राम के कोई मतलब पॉइंट नहीं होता है आपको आंसर्स एक्सप्लेन करने का। जब आप डायग्राम्स देते हैं अपने आंसर में तो एग्जामिनर आपको और अच्छे मार्क्स देता है। तो डायग्राम को देखते चलिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब इस डायग्राम में लेबल है। चलिए बात करते हैं अब हम अपनी बकल कैविटी की। द शॉर्ट बकल कैविटी लाइज इन द कॉलर रीजन। जो हमारी बकल कैविटी है वो इसके कॉलर रीजन में आप देख सकते हैं। देख लिए डायग्राम में आपको बकल कैविटी नज़र आ रही होगी। ये जो थोड़ा प्लेन सा हॉलो सा स्पेस है वो है हमारी बकल कैविटी। इट इज़ लाइंड विथ सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है और बहुत सीलिया प्रेजेंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, ब्रश बॉर्डर टाइप का हमने सुना होगा, आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है बहुत सारी, और उसमें क्या होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। अब ग्लैंडुलर सेल्स इसमें होती हैं, हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर पूरे पूरे ग्लैंड्स होते हैं, पर क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें जो है सेल्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट हैं, इसमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं। उसी तरह से इसमें ग्लैंड्स ना प्रेजेंट हो गए, जिस तरह से हमारे अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उस तरह से इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं जो कि इनके फूड को डाइजेस्ट करने में, इनके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो वो होते हैं इनके ग्लैंडुलर सेल्स। फ्रॉम इट्स रूफ अराइजेज अ स्टिफ हॉलो बकल डाइवर्टिकुलम एक्सटेंडिंग इनटू द प्रोबोसिस सीलोम। अब हमारा जो बकल डाइवर्टिकुलम है वो इसकी रूफ से ही अराइज करता है, ठीक है। ये एक बकल डाइवर्टिकुलम जो है हमारा, वो एक स्टिफ यानी कि बहुत हार्ड सा हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे प्रोबोसिस सीलोम में एक्सटेंड करता है। पोस्टीरियरली इट्स एंड अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम एंड देन एक्सटेंड इनटू द ट्रंक एज फेरिंग्स। अब ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये जो है जो हमारे कॉलर का और जो ट्रंक का सेप्टम है। अब ये सेप्टम क्या है, ये सेप्टम जो है हमारे जो कॉलर रीजन है और जो हमारा ट्रंक रीजन है उसको सेपरेट करता है। दिस इज द सेप्टा विच सेपरेट द ट्रंक रीजन एंड द कॉलर रीजन। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके आगे जो है वो फेरिंग्स में लीड करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फेरिंग्स। इट लाइज इन द ब्रैंकियल रीजन ऑफ द ट्रंक। It lies in the branchial region of the trunk. Its walls bear a longitudinal constriction along each lateral sides. ये जो है it lies in the branchial region of the trunk. अब branchial region क्या है, जहाँ पे भी आपको branchial ऐसा वर्ड दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे बात हो रही है कुछ गिल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। कहीं पे भी आपको दिखाई दे ब्रैंकियल टर्म तो समझ जाइएगा यहाँ पे गिल्स की बात हो रही है या गिल से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो यू शेप्ड हाईलाइटेड थिंग है जो वो हमारे गिल स्लिट्स हैं, ठीक है ना। इट्स वॉल बियरिंग अ लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन अलोंग ईच लेटरल साइड्स। इसकी जो वॉल है वहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शंस हैं
इसकी लेटरल साइड्स पे। दीज लेटरल कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोजेक्ट इनटू इट्स ल्यूमेन एंड रिजेस कॉल्ड पैराब्रैंकियल रिजेस कंसिस्ट ऑफ टॉल कॉलमनर सेल्स। यहाँ पे जो है पैराब्रैंकियल रिजेस होती हैं। देखिए ये जो गिल स्लिट्स आप देख रहे हैं यू शेप्ड की बहुत सारी, इसके जो है आपको लेफ्ट पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लंबा सा, वही है हमारी पैराब्रैंकियल रिजेस। यहाँ पे उसको मार्क नहीं किया गया है, लेबल नहीं किया गया है, पर आप इसको लेबल कर लिए। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज द इन्वर्टेड जे शेप स्ट्रक्चर, वो हमारा पैराब्रैंकियल रिजेस हैं। हमारे गिल स्लिट्स के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये हमारी पैराब्रैंकियल रिजेस है। इसको आप मार्क कर लिए अपनी नोटबुक में। These ridges and constrictions incompletely divide the pharynx into dorsal branchial portion and a ventral digestive portion. ये जो हमारी ridges हैं वो जो है हमारे जो pharynx है उसको branchial portion में और एक ventral digestive portion में डिवाइड करती हैं। कैसे डिवाइड करती है? इनकम्प्लीटली डिवाइड करती हैं, पूरी तरह से डिवाइड नहीं करती हैं। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके जो दो पोर्शन है उसके बारे में हम देखते हैं अब। पहला है ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। डॉर्सल ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज परफोरेटेड डॉर्सोलेटरली बाय 2 rows of U-shaped gill slits. It is concerned with respiration. यहाँ पे जो है ये परफोरेटेड होता है दो सेट्स ऑफ गिल स्लिट्स में, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं गिल स्लिट्स के, और ये जो है हमारा रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होता है। मतलब यहाँ पे एक हमारा रेस्पिरेशन का भी फंक्शन आ जाता है, जो कि हम आगे अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। इसका भी रेस्पिरेशन हम स्टडी करेंगे। अब करते हैं डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। द डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कंसर्न्ड विद द फूड कंसंट्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब यही वो मेन पार्ट है जहाँ पे हमारे फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। इट्स सीलिएटेड एपिथेलियल वॉल्स कंटेन ग्लैंड सेल्स। यहाँ पे ग्लैंड सेल्स होती हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करेंगे हम अपने थर्ड स्ट्रक्चर की, जो कि है हमारा ईसोफेगस। हमारे अंदर भी होते हैं ये सब स्ट्रक्चर्स, आप लोग जानते ही होंगे हमारे अंदर भी ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी सही से समझी है तो आपको ये लोअर ऑर्गेनिज्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग समझते हैं ना बीएससी लेवल का है तो टफ होगा, पर ऐसा होता नहीं है। जेन्युइनली ये सब चीज़ें और इजी ही होती हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं ईसोफेगस की। बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स द फेरिंग्स कंटिन्यूज इनटू द ईसोफेगस। जो हमारा फेरिंग्स है वो गिल स्लिट्स के पीछे से जो है वो ईसोफेगस एज ईसोफेगस कंटिन्यू होता है। द डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ द फेरिंग्स कंटिन्यू फॉर सम डिस्टेंस इनटू द ईसोफेगस। इन दिस रीजन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस कॉल्ड पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल विच पजेसेस थिक। इसका जो पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल होता है उसमें बहुत ही थिक फोल्डेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस रिड्यूसेस इन डायमीटर एंड हैज़ डीपली फरोड एपिथेलियम। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ईसोफेगस का वो काफ़ी रिड्यूस होता है डायमीटर में, मतलब कि काफ़ी वो आप समझ लीजिए पतला सा पाइप की तरह होगा एकदम, और उसमें बहुत डीपली फरोड एपिथेलियम होती है। मतलब कि ऐसे गड्ढे गड्ढे बने, बहुत सारे एक सीरीज़ में गड्ढे बने हुए होते हैं, उस तरह से होती है। फरोड एपिथेलियम का मतलब यही है। ठीक है, आप ये डायग्राम देख लिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ बीच में जो कैविटी है इसकी वो है ईसोफेगस। चलिए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम इंटेस्टाइन की। यहाँ पे देखिए डायग्राम दे रखा है, मेलानोग्लोसिस टीएस थ्रू पोस्ट हेपेटिक इंटेस्टाइन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और नोट्स की जहाँ तक मुझे लग रहा है इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसी से अपने नोट्स बना सकते हैं। आप यही सब अपनी नोटबुक में लिख लिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी। चलिए बात करते हैं इंटेस्टाइन की। बिहाइंड द ईसोफेगस इज एन इंटेस्टाइन, इट ऑक्यूपाइज द हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन ऑफ ट्रंक। बिहाइंड द ईसोफेगस इज एन इंटेस्टाइन, यानी हमारे ईसोफेगस के पीछे होती है इसकी इंटेस्टाइन। इट ऑक्यूपाइज द हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन ऑफ ट्रंक। तो इसका जो हेपेटिक रीजन है और पोस्ट हेपेटिक रीजन है ट्रंक का,
वहाँ पे ईसोफेगस हमारी लाई करती है। द हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज हाईली वस्कुलर, बहुत ज़्यादा वस्कुलर होता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स वगैरह होते हैं। इट्स epithelial cells are dark green or dark brown and its dorsal wall form numerous prominent circulation called hepatic cica। यहाँ पे जो होती हैं इसकी जो सेल्स होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की आपको मिलेंगी या फिर डार्क ब्राउन मिलेंगी, और इसकी जो डॉर्सल वॉल्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी सारे सर्कुलेशंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हिपैटिक कीका बोलते हैं। ये हिपैटिक कीका जो है कुछ इस तरह से पुश्ड होते हैं बॉडी वॉल की तरफ कि ये जो है एक्सटर्नली हमको दिखते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमें एक्सटर्नली, मतलब ये बाहर नहीं आते हैं पर ये हमको, इनके जो मार्क्स हैं वो हमको बाहर दिखते हैं। ये इस तरह से बॉडी वॉल के अगेंस्ट पुश्ड रहते हैं कि ये हमको एक्सटर्नली दिखते हैं। ओके, तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे इसके पोस्ट हिपैटिक रीजन के बारे में। द पोस्ट हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद द वेंट्रल बॉडी वॉल बाय द पाइगोकॉर्ड। अब यहाँ पे पाइगोकॉर्ड क्या है? पाइगोकॉर्ड जो है वो इसके एंडोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, इसके एंडोस्केलेटन के बारे में भी हम एक बार पढ़ेंगे। तो इसकी जो इंटेस्टाइन है, इसका जो पोस्ट हिपैटिक रीजन है इंटेस्टाइन का, वो जो है इसकी वेंट्रल बॉडी वॉल से कनेक्टेड होता है थ्रू पाइगोकॉर्ड। द इंटेस्टाइन हैज द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्यूब and bears a pair of lateral groove lined by tall epithelial cells bear long cilia। इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो एक सिंगल ट्यूब बनाती है, bears a pair of long lateral grooves। इसमें ना बहुत सारे लॉन्ग lateral groove प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो है टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े से सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी बहुत सारे सीलिया मिलेंगे, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं। तो बात करते हैं अब हम इसके फूड, फीडिंग और डाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रेस्पायरेशन कम फूड करंट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे रेस्पायरेशन और जो इसका फूड करंट है वो साथ साथ में आ रहा है। मतलब बेलेनोग्लॉसिस जो है एक हमारा सिलियरी फीडर है, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे रेस्पायरेशन भी साथ में हो रहा है और इसका फूड भी अंदर साथ ही में आ रहा है, ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है रेस्पायरेशन कम फूड करंट। Its food comprises microscopic organisms and minute organic particles present in water and mud bottom sand in which it makes its burrows। मतलब ये जहाँ पे बरो बनाता है इसको वहीं पे इसका खाना मिलता है, और इसके खाने में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो कि अनएडेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स ये खाता है। माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी ये खाता है। The lateral cilia lining the gill slits set up a current of water direct backward which enters through the mouth, takes its course through the buccal tube, pharynx, gill slits and branchial sacs and leave through the gill pores। ठीक है, इसके जो लेटरल सीलिया होते हैं, इसके एलिमेंट्री कैनाल में जो सीलिया होते हैं वहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं। दे सेट अप अ करंट ऑफ वाटर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स विच एंटर थ्रू द माउथ। इसके माउथ से जो है वाटर करंट आता है, उसके अंदर इसका खाना आता है जो बगल ट्यूब से पास होते हुए, फेरिंग से पास होते हुए गिल स्लिट्स तक जाता है और फिर ब्रैंकियल सैक्स तक जाता है एंड लीव्स थ्रू द गिल पोर। और फिर उसके बाद वही चीज़ें जो होती हैं इसकी वो गिल पोर से निकल जाती हैं। इसी बीच में इसके फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है और इसका रेस्पायरेशन भी होता है। इसके रेस्पायरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी कम फूड करंट। सम फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द माउथ विद करंट विच सम, जबकि कुछ जो होते हैं वो प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आके उसके म्यूकस में फंस जाते हैं, इंटेंगल हो जाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद द म्यूकस इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल ग्लैंड सेल्स ऑफ द प्रोबोसिस एपिथेलियम। इसका जो म्यूकस है जैसा कि आप जानते हैं इसके एपिथेलियल ग्लैंड सेल से सेक्रेट होता है, इसके प्रोबोसिस पे जो प्रेजेंट होते हैं। सीलिया कवर्स द प्रोबोसिस डायरेक्ट द म्यूकस स्ट्रिंग। जो म्यूकस स्ट्रिंग होता है जिसमें कि इसका खाना इंटेंगल्ड होता है, फंसा हुआ होता है, ये उस स्ट्रिंग को क्या करता है, उस स्ट्रिंग को ये माउथ तक भेजता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मड आर इंजेस्टेड डायरेक्टली अलॉन्ग विद मड और सैंड एट द टाइम ऑफ बरोइंग।
मतलब कि ये जो है सैंड और मड के साथ ही उसको स्वॉलो कर जाता है। उसके बाद जो, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इसके प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन के बारे में। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने इसके हैबिटेट और फीडिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तब भी मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसका फंक्शन बता चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। At the base of the proboscis on the ventral side, there is a U-shaped depression bordered by long epidermal cells bearing long cilia. इसका जो प्रोबोसिस का बेस होता है वेंट्रल साइड पे, वहाँ पे एक यू शेप्ड का डिप्रेशन होता है, एक बॉर्डर होता है जहाँ पे लॉन्ग एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ब्रश लाइक बॉर्डर होता है वो होते हैं हमारे सीलिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। यही स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसी को हम प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन बोलते हैं। प्री यानी कि पहले और ओरल यानी कि माउथ, यानी कि माउथ से पहले ये स्ट्रक्चर आता है। प्री ओरल सिलियरी, सिलियरी यानी कि बियरिंग सीलिया, तो हम इसको मिला के बोल देते हैं प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। देखिए आप जो है ना, साइंस में क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है, आप पहले वर्ड को देखिए, वर्ड से ही उसकी मीनिंग निकल के आती है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम में कोई टर्म देखते हैं, आपको वो नहीं भी आता है, तो आप उसके टर्म से, मतलब कि उसकी टर्मिनोलॉजी देख के उसकी मीनिंग निकाल के आप उसके बारे में कुछ तो लिख ही सकते हैं ना। तो ऐसे ही बायोलॉजी में ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इट टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द वाटर एंटरिंग द माउथ बाय द वेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉलरेट विच डज सो बाय कवरिंग द माउथ। ये जो है, जो आपका फूड और वाटर आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, आपके बेलेनोग्लॉसस की बॉडी के अंदर आ रहा है, उसको चेक करता है, माउथ को कवर करे रहता है, ये पहले उसको चेक करता है, फिर उसके बाद माउथ के अंदर भेजता है। Thus rejected particle instead of entering the mouth pass back over the collar। मतलब कि जो रिजेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इसके अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं खाने के साथ, ये उसको वापस भेज देता है कॉलर के थ्रू। तो ये होता है हमारा प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करेंगे इसके डाइजेशन की, इसके ओवरऑल डाइजेशन की। बैकवर्ड मूवमेंट जो है इसका, वो प्रिवेंट होता है किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू। आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारा बेलेनोग्लॉसस है उसमें सीलिया का कितना प्रोमिनेंट रोल है। सीलिया हर जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह अलग अलग तरह से काम आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए जो हमारा बैकवर्ड मूवमेंट होता है फूड का, वो भी हमारा सीलिया ही प्रिवेंट करता है, जो कि फेरिंक्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। द फूड मूव्स थ्रू द वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन। फूड जो है हमारा वो डाइजेस्टिव पोर्शन से मूव करता है आगे की तरफ। Digestion is brought about by enzymes secreted by the gland cells of pharynx, esophagus and hepatic region of the intestine। यहाँ पे हमारे हर लेवल पे ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम सेक्रेट करते हैं। वो एंजाइम्स हमारे एब्जॉर्प्शन में, हमारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा डाइजेशन ख़त्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट आपको अगर पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।